ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 का टियर 1 13 अगस्त शिफ्ट 2 वाला मैथ्स पेपर। तो एक पेपर हमने शिफ्ट 1 वाला पहले सॉल्व किया था, आज सेकंड शिफ्ट वाला देखेंगे। अब एक चीज जो मैंने नोटिस करी थी कि जो सीजीएल एसएससी का सीपीओ हुआ था 2020 में, एक सवाल वहां से डेटा सहित उठ के इस वाले सेट में आया हुआ है। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीओ हो या फिर सीएचएसएल हो, तीनों एग्जाम्स का जो एक क्वेश्चन बेस है, ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह से वो लिया जा रहा है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते एक दो तो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, तो तीनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप एटलीस्ट ट्रैक कीजिए। दूसरा, जो चीज़ें हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में सीखी हैं, जो भी कंसेप्ट सीखे हैं, मेथड सीखे हैं, वो सब हम यहाँ पे लगाएंगे और क्वेश्चन को किस तरह से तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम पहले राउंड में छोड़ेंगे और सेकंड राउंड में आके करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और यहाँ पे हम इसे अप्रोच किस तरह से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले जो टर्म रहते हैं उन्हें हम एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें तो पहले इतना हिस्सा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 18 ऑफ 3, तो 3 भी नीचे रहेगा, ये हो जाएगा 1/18, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 1/3। पहला हिस्सा हो गया। अब चलेंगे दूसरे हिस्से की तरफ। तो यहाँ पे इतना हिस्सा ले लेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 18, तो 6 और नीचे 18 आएगा तो 3, मतलब 22 डिवाइडेड बाय 3। आगे चलते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2, इतना हिस्सा रहेगा तो -3/2। फिर यहाँ पे +10, ये अलग हो जाएगा और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा है तो माइनस साइन लिखेंगे। अब इस वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करेंगे, इतना हिस्सा है। 3 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 3, तो ये वाला 3 भी नीचे चला जाएगा, तो 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 9 जो है वो नीचे है, ये वाला ऊपर है, तो ये देगा मुझे अल्टीमेटली 1। इतना पार्ट हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस पहले इन दोनों हिस्से को देखें, बेस दोनों में 3 आ रहा है, मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा -21। तो इतना हिस्सा मुझे क्लियरली दे रहा है -21। और डिवीजन में 3 है तो ये हो जाएगा -7 -3/2 और यहाँ पे +9। यहाँ +9 है, यहाँ पे -7 है, तो ये होगा 2 -3/2। 2 2 ज़ा 4, -3 1 और नीचे है 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, AB और AC का रेशो भी दिया हुआ है। तो एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC। यहां पर A है, B और C। AB और AC का रेशो, ये अगर ब्लू से बना लेते हैं, AB अगर 5 यूनिट है तो AC 2 यूनिट होगा। BC की लेंथ 9 सेंटीमीटर दी है, तो ये 9 सेंटीमीटर है। BA इज प्रोड्यूस टू D, तो B और A को आपने प्रोड्यूस किया है, तो रेड से बना लेते हैं। इस लाइन को ऊपर की तरफ इस तरह से एक्सटेंड करेंगे और बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD, तो D वाला पॉइंट यहां पर आएगा। तो सिंपली ये जो सवाल है हमारा एंगल, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का बन रहा है, क्योंकि BC को भी यहां पे E तक हमें प्रोड्यूस करना है, तो इसे यहां प्रोड्यूस कर देते हैं और इसका एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो कुछ इस तरह से एज्यूम करते हैं कि यहां कहीं आके वो मिलेगा। ये रहेगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। हमें निकालना है कि CE पोर्शन की लेंथ क्या होगी। तो C ये था और E वाला पॉइंट ये बनेगा, D यहाँ पे ऊपर दिया हुआ था। तो इसका एक तो डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है कि 5, ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के लिए, कि 5 - 2 3 होगा, तो 3 करस्पॉन्ड करेगा, इन दोनों से हम देखते हैं ये वाली लेंथ को, 3 करस्पॉन्ड करेगा 9 को, और ये जो 2 होता है वो इस वाली लेंथ को करस्पॉन्ड करता है। तो 3 अगर 9 को करेगा, 1 करेगा 3 को, 2 करेगा 6 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। वरना अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं पता है तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में थ्योरम लगा के, वो मैं यहाँ पे साइड में लिख के बता देता हूँ। ये रेशो दिया है 5 का, ये रेशो दिया है 2 का। तो अगर
इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख लूँ, ए बी अपॉन ए सी लिख रहा हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 2। तो नीचे बेस का रेशियो किस तरह से होगा, टोटल लेंथ जाएगी BE, और यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे हमें मिलेगा CE। अब यहाँ पे दोनों तरफ मैं करूँगा -1, -1 यहाँ पे भी, -1 यहाँ पे भी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 बराबर होगा, BE में से CE का लेंथ पोर्शन में हटा दूंगा तो 9 बचेगा, तो ऊपर 9 और नीचे रहेगा CE। यहाँ से भी ये 3 बार, 3 × 2 6, तो ऑप्शन हमारा, आंसर हमारा 6 ही आने वाला है। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री बेस है। 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 3 sin थीटा के, और यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है मेरी 0 से 90 डिग्री के बीच में। इस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से मुझे किसी तरह से थीटा निकालना पड़ेगा। अब इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूँ तो 3 यहाँ पे दिख रहा है, cos स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे आ रही है, तो मैं बेस्ट ट्राई करूंगा कि इस 3 को हटाने के लिए मैं ऐसे थीटा की वैल्यू लूँ जो cos स्क्वायर मुझे पता है 30 डिग्री लूंगा तो √3/2 होता है, स्क्वायर करूंगा तो 3/2 हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो सकता है। थीटा 30 डिग्री को पुट करेंगे हम यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 के लिए 3/4, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर करना है, बराबर 3 मल्टीप्लाई बाय थीटा पे ये होगा 1/2, 3 यहाँ से कट जाएगा और ये हमें देगा 2, तो दोनों तरफ 1/2 आ रहा है। तो एक चीज़ कंफर्म है कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ही है। इस 30 डिग्री को मुझे नीचे वाले एक्सप्रेशन में डाल देना है। तो cos 30 अभी हमने देखा √3/2 होता है, सेक क्या होगा 2/√3, स्क्वायर करना है तो 4/3, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 30 डिग्री पे 1/3 होता है, तो यहाँ पे ये 1/√3 होता है, तो यहाँ पे ये 1/3 हमें देगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 30 डिग्री पे √3/2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें, बेस सेम है तो 3 ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी है, मतलब 1 हो जाएगा, 1 + 3/4 ये हमें देगा 7/4, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹176 आफ्टर गिविंग 12% का उसने डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पर। अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसका जो प्रॉफिट होता वो 25% होता। हमें निकालना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है उस आर्टिकल की। तो पहले वाला जो हमारा सेंटेंस है वहां से अगर हम देखें, इतने में उसने आर्टिकल सेल किया, तो अगर मार्क प्राइस कुछ था उस पर 12% का डिस्काउंट दिया, मतलब 88/100, ये हम निकालें तो वो बराबर आएगा 176 के। 88 आ रहा है, ये जाएगा इससे 2 बार, 0 यहाँ से हटा दें, अगर यहाँ पे लगा देते हैं 200, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू जो है वो मुझे मिल गई 200। अब अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो प्रॉफिट उसका 25% होता। 25% का क्या मतलब होता है, अगर इसको मैं रेशो में कन्वर्ट करूं, 25% का मतलब होता है 1/4, और प्रॉफिट है तो वो हो जाएगा 5/4, 5/4। ये रेशो मुझे देखना है बस। ये रेशो क्या होता है, अगर कोई भी आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा यूनिटरी मेथड। ये 5 करस्पॉन्ड कर रहा है इस 200 को, 4 किसे करस्पॉन्ड करेगा, तो 5 से ये जाएगा 40 बार, 4 से करेंगे तो 160, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, x माइनस वाई दिया है 11 और 1/x माइनस 1/y दिया है 11/24। हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। x माइनस वाई यहाँ पर है, सबसे पहले मैं इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, तो ये मुझे देगा y माइनस एक्स अपॉन, नीचे हो जाएगा xy, और ये बराबर होगा 11/24 के। अब x माइनस वाई 11 के बराबर है, यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो इसे हम हटा सकते हैं और इसकी जगह -11 लिख सकते हैं। 11 आपस में कट जाएगा, xy की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल रही है -24। दूसरा ये वाला एक्सप्रेशन दिया है मुझे कि x माइनस वाई बराबर है 11 के। तो मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करके मुझे -24 दें,
और उनको जब मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो वो मुझे 11 दें। 24 बनाने का एक तरीका है कि इसे मैं 6 और 4 लिख सकता हूं, या फिर 24 बनाने के लिए मैं 8 इंटू 3 कर सकता हूं। ये दोनों मुझे 24 देंगे। तो अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे वेरीफाई करना चाहूँ, 6 और यहाँ पे अगर मैं लूँ -4, अब चूंकि यहाँ पे माइनस की साइन आ रही, मतलब एक ना एक वेरिएबल इनमें से माइनस भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें -24, 6 को अगर 6 और 4 के सेट को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो वो सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे -4 भी कर देंगे तो भी 11 नहीं देगा। लेकिन अगर मैं नीचे वाले एक्सप्रेशन को इसे देखूँ और x को मैंने 8 माना है, y को यहाँ पे 3 है, तो उसे -3 मानूंगा मैं y को, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव का साइन मिला था। x की जगह मैं पुट करूंगा 8 माइनस y को मैंने -3 लिया है, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 11 मिल जाएगा। तो हमारा सेट यही है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू -3 है। इन दोनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। 8 का क्यूब निकालना है तो 512 माइनस y का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, माइनस का साइन है तो आगे माइनस जो है वो रिटेन करेगा, लेकिन एक माइनस यहाँ पर भी है, उसकी वजह से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें देगा +27, फिर प्लस x² y²। तो इसका अगर स्क्वायर करें 8 8 जा 64, और y² की बात हो रही, मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें दे देगा 9। अब पहले से सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 64 मल्टीप्लाई बाय 9 आ रहा है। इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1, तो 640 में से 64 में घटा दूंगा, वही इसके बराबर आएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये 6 के बराबर, यहाँ बचेगा 63, उसमें से 6 घटाऊंगा तो 57, तो 576 यहाँ पर मैं ऐड भी करूंगा। 7 और 2 9 और 6 15, कैरी 1 जाएगा, 7 2 9 1 10 1 11, कैरी 1 और ये 11, 1115। ऑप्शन नंबर बी यहां पे मेरा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। 240 मीटर की ट्रेन है जो कि एक आदमी को ओवरटेक करती है। वो आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है सेम डायरेक्शन में, और कितने समय में ओवरटेक करती है? 9 सेकंड में करती है। वो ट्रेन कितना समय लेगी 372 मीटर लॉन्ग टनल को क्रॉस करने में सेम स्पीड पे? तो ट्रेन की स्पीड तो सेम रहने वाली है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से जो ऊपर लाइन दी है उस पहली लाइन से मुझे ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। तो 240 लेंथ है, ट्रेन की स्पीड को अगर मैं x यूनिट मानूं, सेम डायरेक्शन चल रहा है तो ये हो जाएगा -6। टाइम 9 सेकंड है, ये मीटर में है तो इसे मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम कितना दिया था 9 सेकंड का, ये चला जाएगा 2 बार। 5 से इसे अगर सॉल्व करें तो 4 बार में 20, और फिर यहाँ पे 40 बचेगा, 8 बार में 5 8 40, दोगुना करना है उसे हमें, तो ये वैल्यू हमें देगी डबल करने पे 96, -6 यहाँ पर है तो वो भी जाके ऐड हो जाएगा। x की वैल्यू मुझे मिलेगी 96 + 6 102। अब ये 102 की जो यूनिट है वो क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने सबको कन्वर्ट कर दिया था इसलिए ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आई है। सॉरी, मीटर पर सेकंड में नहीं आएगी, x की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में आएगी। x की वैल्यू, क्योंकि हमने बाहर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था। x की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 102 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अब इसी स्पीड का यूज़ करके मैं सेकंड वाली लाइन के हिसाब से हमें निकालना है कितना टाइम। तो सबसे पहले लेंथ हमें देखना पड़ेगा, ट्रेन की लेंथ और जो हमारी टनल है उसकी लेंथ दोनों ऐड हो जाएंगी। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, 7 और 4 11, यहाँ पे होगा 6, 612 टोटल लेंथ हो जाएगी। अब स्पीड की बात करें तो वो तो 102 रहने वाली है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 5/18, और यहाँ पे टी हम बोल देते हैं टाइम को। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो 102 आ रहा है यहाँ पे, 612 आ रहा है यहाँ पे, तो 6 गुना अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 12 और 6, मतलब ये तो जाएगा टोटल 6 बार, और यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे है 18, तो
18 चला जाएगा मेरा ऊपर। अब अगर आपको टेबल वगैरह याद करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे 18 इंटू 6 क्या हो सकता है, 19 इंटू 7 क्या होगा, कई लोगों को 17 18 19 इस तरह के टेबल्स में या प्रॉब्लम आती है, तो सिंपल सा तरीका है, 18 को आप मान लो 10 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, छोटा सा साइड में लिख लो, पहला मिलेगा 60, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 8 जा 48, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0, 108। तो मेंटली भी इस चीज़ को कर सकते हैं अगर आप 2 डिजिट के नंबर को ऐड कर सकते हैं। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती हो, जैसे कि आपको 12 के ऊपर टेबल अगर याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इसे इस तरह भी मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 108 तो यहाँ पे था, 5 यहाँ पे, मतलब 108 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो टोटल टाइम के बराबर आएगा। टाइम मेरा सेकंड्स में आएगा। अब 5 से इसे डिवाइड करना है, तो अगेन एक ट्रिक मैंने आपको और बताई थी, जब भी 5 से डिवाइड करना हो तो उसे नॉर्मल तरीके से डिवाइड ना करके ऊपर नीचे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे होगा ये कि नीचे 10 बन जाएगा, हम उसे सिंपली डेसिमल में शिफ्ट कर सकते हैं। ऊपर हमारा 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो तो आसान है, 8 टू ज़ा 16 और 2 नीचे है 10, 216/10 मतलब 21.6। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अभी तक के जो सवाल थे रिलेटिवली इजी थे, पहले ही अटेम्प्ट में आप इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। जो आपको पहला राउंड रहेगा सॉल्व करने का, आप ये सारे क्वेश्चंस को इसी सीक्वेंस में बना सकते थे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ किसी रेक्टेंगल का है जिसे आपने 3 गुना कर दिया है और उसकी जो ब्रेड्थ है उसे आपने आधा कर दिया है। हमें रेशो निकालना है दिए गए रेक्टेंगल का नए रेक्टेंगल से। एरिया हमें यहाँ पे देखना है। तो पुराना जो रेक्टेंगल था उसकी एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नया जो रेक्टेंगल है 3 गुना आपने उसकी लेंथ कर दी है और ब्रेड्थ को क्या किया है आपने, आधा कर दिया है, तो b डिवाइडेड बाय 2। एल और बी तो ऊपर नीचे कट जाएंगे, ये दो ऊपर चला जाएगा, 2/3। ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत इजी सा सवाल था, आप 10-15 सेकंड में क्विकली या उससे भी कम टाइम में आराम से इसे बना सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल बेचे, कितने में, 10591 ईच। 2 आर्टिकल बेचने वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है, हमने पढ़ा भी है ये। एक में उसे 19% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में उसे 11% का लॉस हुआ। हमें निकालना है कि ओवरऑल गेन या ओवरऑल लॉस का परसेंट यहाँ पे क्या होगा। अब ऐसे सवाल होते आसान है, डायरेक्ट तरीका भी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो नंबर दे दिए हैं, ये 19% और ये 11%, इनकी वजह से कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे थोड़ा सा टफ। हमें पता है कि ये जो वैल्यू दी रहती है ये हमारे लिए किसी काम की यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सिंपली हमसे परसेंटेज पूछा है। तो इस तरह के सवालों में सिर्फ जो 2 परसेंटेज दिए रहते हैं उन्हें हमें देखना होता है। अगर ये 10 20 5 15 इस तरह के परसेंट होते हैं तब तो बहुत तेजी से हो जाता, लेकिन 19 और 11 के कारण यहाँ पे कैलकुलेशन है। इस वजह से देखते ही आपको इस सवाल को स्किप करना है और सेकेंड राउंड में इसे बनाना है, क्योंकि अगर आप पहले राउंड में इसे बनाएंगे तो आपका कम से कम 1 मिनट यहाँ पे चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमने सीखा हुआ है वही यहाँ पे हम लगाएंगे। पहली वस्तु पे 11% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 19% का प्रॉफिट है पहली पे, दूसरी पे 11% का नुकसान हो रहा है, 11% का लॉस है सेकंड पे। अब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं इसे, यहाँ से और यहाँ। कहने का मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। तो अगर मैं 100 मानूं, उस पे 11% अगर मेरा लॉस है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे लिखना है 89। ये पहले की कॉस्ट प्राइस होगी एज्यूम, दूसरे का प्रॉफिट है 19%, तो 100 पे 19 मतलब 119। इसे आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस 1, ये होगी हमारी कॉस्ट प्राइस 2। अब क्या करेंगे, इन पे मिलने वाला लॉस या गेन हमें यहाँ पे देखना है। वो कैसे देखेंगे, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, उस पे 19% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, 89 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 100 होगा। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, 89 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 100, 2 डिजिट का 2 डिजिट से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो हम रेनबो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लगा देंगे। 8 इंटू 1 08, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, 8 9 ज़ा
72। यहाँ पे एक, ये 10 तो 19 बन जाएगा, कैरी जाएगा 16 और 1, 1961 100 से डिवाइड करेंगे तो 16.91। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा 16.91 रुपीज़ का। ये होगा प्रॉफिट इस ऊपर वाले केस में। उसी तरह से नीचे वाले केस की अगर हम बात करें, 119 का मुझे 11% यहाँ पे निकालना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। पहले को एज इट इज़ लिखो, फिर 1 + 2 2 होगा, फिर 1 + 9 10 होगा, तो 0 कैरी जाएगा हमारा 1, और फिर 9 आखिरी में एज इट इज़, मतलब 1309, और फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। तो सेकंड केस में जो लॉस है वो बराबर है 13.09 के। अब इतनी चीज़ें मुझे मिल गई। चूंकि मुझे केवल प्रतिशत ही निकालना है तो बस इतने में ही मैं काम करूंगा। यहाँ पे ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है, ये मुझे लॉस दे रहा है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस मुझे मिल जाएगा। क्लियरली प्रॉफिट ज़्यादा है तो केस तो हमारा प्रॉफिट का बनेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पे हो गए एलिमिनेट। अब यहाँ पे इसे हमें ऐड कर देना है, तो ठीक है, इसी स्टेप पे पहले ही कर लेते हैं। 91 है और यहाँ पे 9 है, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे डेसिमल एज इट इज़ लिख लेते हैं 3, और ये प्लस में है तो प्लस 3.82 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 9 2 18, 8 कैरी जाएगा यहाँ पे 9, और एक यहाँ पे 10, एक यहाँ पे चला जाएगा, मतलब 208 रुपये यहाँ पे टोटल इसका कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट परसेंटेज मुझे निकालना है, तो क्लियरली अगर इसका मैं 1% कैलकुलेट करूं तो वो होगा 2.08, अगर 1% में कैलकुलेट करूं, और मुझे चाहिए कितना 3.82, तो 1% से कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% से कुछ ज़्यादा है, मतलब 2% भी ये पूरा नहीं है। ऑप्शंस देखूं तो 5% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1.8, एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल को करने के लिए पहले तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए कैसे कर सकते हैं। सिर्फ यही तरीका नहीं है, दूसरे भी तरीके हैं जहाँ पे आप SP/CP लिख के फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये वाला तरीका ज़्यादा फास्ट काम करता है। वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे रिलेटिवली कैलकुलेशन कम है। अब रही बात कि यहाँ पे इतना तो कैलकुलेशन करना ही पड़ रहा है, लेकिन ये बेसिक कैलकुलेशन हमें करना पड़ रहा है। और ऑप्शन हम यहीं पे देख के दो तो एलिमिनेट हमने कर दिए थे कि लॉस होता हो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा। परसेंट कैलकुलेट करने के लिए भी पूरा यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, इसका 1% देखा, उसी से यहाँ से आइडिया लग गया कि 5% तक तो नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे आंसर होना चाहिए। तो ये अच्छा सवाल है, और पहले राउंड में आपको इसे छोड़ना है। जब आप बाकी सवाल देख लें, सेकेंड राउंड में आपको इसे आके बनाना है। कैसे ये डिसाइड हुआ, इन परसेंटेज को देख के। अगर ये आसान होते 10 20 12 इस तरह के हमारे होते तब मैं इसे पहले राउंड में बना देता, लेकिन इस तरह के परसेंटेज होने के कारण हमें इतने सारे यहाँ पे कैलकुलेशन करने पड़ रहे हैं। अगला सवाल, एक क्लास है, 90 स्टूडेंट हैं टोटल, 60% लड़कियां हैं, बचे हुए लड़के हैं, मतलब 40% लड़के हो जाएंगे। एवरेज मार्क लड़कों का 63 है और लड़कियों का जो एवरेज मार्क्स हैं वो 70 हैं। हमें निकालना है ओवरऑल क्लास के एवरेज मार्क्स क्या होंगे। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एलिगेशन हमें लगाना पड़ेगा। बॉयज़ की बात करें तो नंबर उनका एवरेज कितना है 63। गर्ल्स की बात करें तो एवरेज है उनका 70। अब यहाँ पे वेट डालना है, वेट क्या होता है, हमारे जो नंबर होते हैं। तो टोटल नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो रेशो ही चाहिए। तो 60% और 40%, 40% यहाँ पे आएगा, 60% यहाँ पे आएगा, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:6, मतलब 2 का वेट यहाँ पे, 3 का वेट यहाँ पे। बस ये हमारा सॉल्व हो गया। अब चाहे तो नॉर्मल तरीके से कर दीजिए, या फिर दोनों के 63 और 70 में गैप कितना है 7 का, कितने हिस्सों में उसे बांटना है 3 + 2 5, नीचे 5 आ रहा है, ऊपर 7 है, मतलब ये हमें देगा, इसको डबल कर देंगे तो 1.4, एक एक गैप मेरा 1.4 का रहेगा। 1.4 को 3 से आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें देगा 12 और एक 4, 4.2। 63 से 4.2 मुझे इस तरफ जाना है, तो 63 में 4.2 में ऐड कर दूंगा 67.2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा मेरा करेक्ट आंसर। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन यहाँ पे काफ़ी फास्ट काम करेगा, विद इन 15-20 सेकेंड्स आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
एबीसी ट्रायंगल दिया है, डी और ई पॉइंट दिए हैं साइड ए बी और ए सी पे। तो पहले तो ट्रायंगल को बना लेते हैं। ब्लू से लिख लेते हैं ए बी और सी। डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं डी है, यहाँ कहीं पर ई है, दोनों को जोड़ना भी पड़ेगा। ए डी ई एंगल, ये वाला एंगल एंगल बी के बराबर है। तो अब ये बन गया केस सिमिलैरिटी का, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में फिर ये वाला एंगल हमारे कॉमन हो जाएंगे और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो छोटा ट्रायंगल पूरे बड़े ट्रायंगल का सिमिलर हो गया। ए डी दिया है 7 सेंटीमीटर, बी डी 5 दिया है, बी सी 9 दिया है। हमें निकालना है डी ई की लेंथ क्या होगी। यहाँ पे हम लगा देंगे अपने रेशोज को सिमिलैरिटी के हिसाब से। यहाँ पे छोटे वाले में 7 तो बड़े वाले में 12, छोटे वाले में डी ई, करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे आ जाएगी 9, 3 से जाएगा ये 4 बार, 3 से जाएगा ये 3 बार, 21/4। तो इसको ब्रेकअप करें तो 20+1, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 1/4 होता है और 0.25। आंसर हमारा हो जाएगा 5.25। ऑप्शन नंबर ए। तो सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें हमें दिक्कत नहीं फेस होगी। क्वेश्चन नंबर 11। 18 लोग हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं और 8 दिनों तक। कितने दिन लगेंगे 25 लोगों को 5 यूनिट काम करने में, जो कि 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं। सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। 18 लोग हैं, 8 घंटे तक काम करते हैं, कितने दिन? 10 दिन। काम कितना करते हैं? 3 यूनिट, तो वर्क को नीचे लिखते हैं। मैन डेज टाइम डिवाइडेड बाय वर्क, वो वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कितने दिन लगेंगे 25 लोगों को 6 घंटे प्रतिदिन काम करने में? नंबर ऑफ डेज हमें कैलकुलेट करना है, तो उसे डी मान लेते हैं। कितना काम करना है? 5 यूनिट काम करना है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये जाएगा 5 बार, 6 से ये जाएगा 3 बार, 3 आपस में कट जाएगा, 5 से ये जाएगा 2 बार, 8 इंटू 2 16, और कुछ तो बचा नहीं है, तो डेज हमारे लगेंगे 16। अगला सवाल, ये हमारा एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है। 16x² प्लस वाई स्क्वायर दिया है 48, एक्स वाई की वैल्यू 2 दी है, एक्स और वाई दोनों 2 से बड़े हैं। हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो 64 है एक्स से और वाई क्यूब है, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। तो अगर इसी वाले एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिख लें, 64x³ प्लस वाई क्यूब, तो ये पूरा हिस्सा ए क्यूब हो गया, ये हमारा बी क्यूब हो गया। इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है हमारा? a प्लस बी। तो सबसे पहले यहां पे आएगा 4x प्लस 4, इस वाले ब्रैकेट में आएगा a का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर मतलब 16x² प्लस बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, यहां पे आएगा माइनस ऑफ x a इंटू बी, तो यहां पे 4x है, 4x और यहां पर y। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं, इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी हुई है 48, एक्स वाई की वैल्यू भी मुझे दी है 2, लेकिन ये वाली टर्म मुझे यहाँ पे नहीं पता है। तो मुझे चाहिए कि ये वाली टर्म कैसे आएगी। अब ये सवाल है बहुत अच्छा, क्योंकि देखने में लगेगा सिंपल कि इस तरह का किया हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे लगेगी ट्रिक कि आप ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो कैसे निकालेंगे। बस यही चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 4x प्लस वाई निकालना है मुझे, एक्स वाई मुझे दिया है और यहाँ पे स्क्वायर की कुछ टर्म्स दी हुई है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे 4x प्लस वाई तो मुझे दिख ही रहा है। अगर इसे होल स्क्वायर वगैरह में कन्वर्ट कर पाऊँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल सकती है। तो इसे मुझे कन्वर्ट करके होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी मुझे ये वैल्यू मिलेगी। तो अगर इस वाले एक्सप्रेशन को मैं देखूं, नीचे मैं लिख रहा हूं इसे अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 16x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 48 के। अब इसे मुझे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ अगर मैं ऐड कर दूं, तो ऐसा क्या ऐड करूं कि ये मुझे होल स्क्वायर में कन्वर्ट होके दे। a² प्लस बी स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है, प्लस 2ab मुझे चाहिए, मतलब यहाँ पे 4x है तो ये हो जाएगा 8xy। इसे थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, 8xy बराबर 48। अब
8xy यहाँ पे जोड़ा है तो वही हमें यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। तो इक्वेशन हमारी वही है, पर यहाँ पे 8xy मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया। अब ये वाली जो टर्म है ये मेरी कन्वर्ट हो जाएगी 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, एक्स वाई मुझे दिया है 2 के बराबर, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। 8 टू हो जाएगा मेरा 16, 16 और 48 तो 10 जोड़ेंगे तो 58 और 6 जोड़ेंगे तो 64। मतलब 4x प्लस वाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 8। यही मुझे चाहिए था क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए थी। अब इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें तो ये वाला ब्रैकेट 8 मुझे देगा, यहाँ से हमने निकाला, मल्टीप्लाई करना है, ये वाली वैल्यू तो 48 के बराबर है, माइनस 4 टाइम्स एक्स वाई, तो 4 इंटू 2 8, अंदर मिलेगा मुझे 40, 8 तो 40 से मल्टीप्लाई करना है, 8 4 जा 32। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा एल्जेब्रा का ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये कैसे निकलेगा ये यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए आपको देखते चलना है कि स्क्वायर वगैरह यहाँ पे दिया है, एक्स वाई यहाँ पे दिया है, आपको होल स्क्वायर वगैरह कन्वर्ट करके ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे निकालना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरह का अगर आप कभी भी फंसें तो इसे आपको बनाना है सेकंड आपके जब राउंड हो तब। पर इसमें इस प्रॉब्लम में इस क्वेश्चन में खासकर दिक्कत ये है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन रिलेटिवली आसान होते हैं, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना होता है, लेकिन मुश्किल है ये तब पता चलेगा जब हम ये इतना हिस्सा लिख लेंगे तब। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 अब इसे देख लेते हैं। एक सर्कल है विद सेंटर ओ, तो पहले बना लेंगे यहां पे सर्कल को। सेंटर ओ है, एडी डायमीटर है, वो भी बना लेते हैं, यहां से यहां तक ये ए डी, सेंटर हमने मान लिया ओ। ए सी एक कॉर्ड है, तो ए तो यहां पर है, कॉर्ड बनाना है तो इसे यहां से कनेक्ट कर देते हैं, पॉइंट का नाम दे देंगे सी, सच दैट ओ बी 7 सेंटीमीटर है और बी कहां पर है, पॉइंट बी इज ऑन ए सी, ए सी पर कहीं पर बी पॉइंट है, इसे रेड से बना लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां कहीं पर है, इसे कनेक्ट करेंगे, ये है ओ, यहां पर है बी। और क्या दिया है हमें, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, ये वाला जो एंगल है वो दिया है 60 के बराबर, और एंगल डी ओ सी, डी ओ सी इसे भी मुझे आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो डी ओ सी यहां पे ये भी 60 डिग्री होगा। तो फिगर टू द स्केल नहीं बना है लेकिन एंगल्स आप यहां पे देखते चलिए। हमें निकालना है कि बी सी, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी लेंथ क्या होगी। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ओ सी और ओ ए ये दोनों हमारे हो जाएंगे रेडियस, तो ए सी ओ इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा बराबर होगा, पहली बात। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो 60 डिग्री क्या है, इसका आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री इन दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब दोनों 30-30 के बराबर होंगे। एंगल ए यहाँ पे 30, ये वाला जो एंगल सी है वो भी यहाँ पे आ जाएगा मेरा 30 के बराबर। ये 60 है तो ये मेरा बनेगा 120 के बराबर। 120 ये हो गया, 30 ये हो गया, मतलब 150 बचा हुआ मेरा ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का उसे होना ही पड़ेगा ताकि टोटल बी सी ओ में 180 डिग्री मेरा बन पाए। अब बी ओ जो लेंथ थी वो मुझे, ओ बी जो लेंथ थी वो 7 सेंटीमीटर दी थी, तो अगर ट्रायंगल बी सी ओ की मैं बात करूं, 30 डिग्री के अपोजिट 7 की लेंथ है, तो यहाँ पर 30 डिग्री के अपोजिट क्या होगी, वापस से 7 की लेंथ होगी, क्योंकि ये जो बी सी ओ ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बन गया। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ उन्होंने हम एंगल के साथ खेला है, बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमसे लगवाई हैं कि दो रेडियस हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये इसका एक्सटीरियर बनेगा तो उसे हाफ हाफ में बांट देना है। बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ सही से डायग्राम बना के अगर आप इसे बना रहे हैं तो ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो पहले बना लेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को। इसके अंदर बनेगा हमारा क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, ए बी सी डी नाम भी देते चलते हैं, बी सी और डी।
डायगनल्स बीडी और एसी इंटरसेक्ट करती हैं ई पर। डायगनल्स को बना लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ई दिया हुआ है। एंगल बीईसी 138 डिग्री है, ग्रीन से लिख लेते हैं। बीईसी ये वाला एंगल 138 के बराबर है, और ईसीडी ईसीडी ये वाला एंगल 35 के बराबर है। हमें निकालना है कि बीएसी ये वाला एंगल कितना होगा। अब यहां पे अगर देखें, एडी जो हमारी कॉर्ड है वो सरकमफ्रेंस पे अगर 35 बना रही है, तो यहां पर भी सेम सेगमेंट है हमारा, ये वाला एंगल भी मेरा 35 के ही बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये अगर मेरा 138 है, तो यहाँ अंदर बनने वाला एंगल मेरा कितना बनेगा, 180 माइनस 38 करना है। इसमें दो जोड़ें तो 40, और फिर 40 जाना पड़ेगा, मतलब 42। अब एक ट्राइंगल में दो एंगल मुझे मिल गए, तीसरा कैसे मिलेगा, 180 में से माइनस करूंगा इन दोनों को, तो 42 और 35 आखिरी में यहाँ पे आएगा 7, और 4 3 यहाँ पर भी 7 है, ये हमें देगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 17, तो 0, 103, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा वो बनेगा 103 डिग्री का। अगला सवाल, एक 5 डिजिट नंबर है 247XY, वो डिविजिबल है 3, 7 और 11 से। तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, 2019 के पेपरों में भी हमने देखा था, इस तरह के सवाल आए थे। हमें निकालना है कि 2y माइनस 8x की क्या वैल्यू होगी। इसे करने के दो तरीके होते हैं। एक है जनरल मेथड, कि अगर 3, 7 और 21 को देखें तो ये मुझे देगा 21, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मुझे देगा 231। तो मैं 231 के मल्टीपल्स देखता चलूँ, मतलब जैसे 231 यहाँ पर है और मुझे 5 डिजिट का बनाना है, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर इसमें 231 को मैं ऐड करता चलूँ, ताकि मैं 247 मिल जाए, और आखिरी के डिजिट फिर मैं मैच कर लूँगा। वो एक तरीका है, हमने पिछली क्लास में भी जो पिछला वाला जो सॉल्यूशन किया था वहाँ पे ये तरीका देखा था। दूसरा एक तरीका और यहाँ पे लगता है कंबाइंड डिविजिबिलिटी का। वो कैसे लगाते हैं, 3 3 के हम पेयर देखते हैं, जैसे इसमें दिखा देता हूँ। 7XY यहाँ पर आ रहा है और 24 यहाँ पर आ रहा है, तो इसके आगे हम एक 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो 0 2 4 यहाँ से मुझे हिंट लेनी है। एक ऐसा नंबर देखना है जो कि 3, 7 और 11 तीनों से मल्टीप्लाई मतलब पूरी तरह से डिविजिबल हो। एक वो हो सकता है 0 2 4 और 0 2 4। ये हमने बनाया 6 डिजिट का नंबर। 6 डिजिट का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबिलिटी चलती है 111 और 1001, इनकी कंबाइंड डिविजिबिलिटी हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं। बस इसके बाद क्या करना है, वापस से हमें 231 के मल्टीपल्स को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना है। आगे 0 लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं होता। 5 डिजिट का नंबर मुझे चाहिए, 2 और 4, 2 और 4 तो यहाँ पर है, इस 0 की पोजीशन पे मुझे चाहिए 7 और 231, इसके मुझे मल्टीपल्स देखने। तो 231 है, यहाँ पे मुझे 7 चाहिए, तो 3 बार चले जाएंगे तो 6 मुझे दे सकता है। तो अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 9 और यहाँ पे मिलेगा 6, तो 693 को यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ। ये 7, ये 11, ये बन जाएगा 7, 4 और 2, 24717। अब आप मैच करोगे तो 247 247 और XY की जगह आएगा हमारा एक और 7, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7। इसी को हम पुट कर देंगे इस वाले एक्सप्रेशन में। तो 2y पूछा है, y क्या है 7, 7 2 ज़ा 14, माइनस 8x, x क्या है 1, तो माइनस करेंगे 8, मतलब 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, जो पहला तरीका है वो जनरल तरीका है, हर तरीके सवालों में वो काम करेगा। ये वाला कई बार इस तरह से ड्राफ्ट हो जाते हैं कि कई में एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, लेकिन ज़्यादातर में होता हुआ मैंने इसे देखा है, इसलिए ये वाला तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 16, राधा सेव्स 25% इनकम तो वो बचा लेती है। अब क्या होता है, उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है और इनकम भी 29% बढ़ जाती है। सेविंग में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगी वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल सा तरीका, नॉर्मल तरीका फॉलो करेंगे। 100 पहले मान लेंगे, 25% बचाती है, 25 सेविंग हो गई, 75 उसका एक्सपेंडिचर हो गया। अब उसकी जो इनकम है वो 29% से बढ़ गई, तो नई इनकम जो होगी वो होगी 129, और एक्सपेंडिचर उसका 20% से बढ़ा है, तो 75
को मुझे 20% से बढ़ाना है। 75 का 10% देखेंगे तो 7.5, डबल करेंगे तो 15 हो जाएगा। मतलब 75 में मुझे 15 जोड़ना है, तो 5 जोड़ेंगे 80 और 10 जोड़ेंगे 90। ये तो उसका नया एक्सपेंडिचर हो गया। सेविंग कितनी हो जाएगी, तो 129 में से 90 घटाएंगे तो 29 ऊपर और 10 यहाँ पे 39। ये उसकी नई सेविंग है। परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना है कितने परसेंट से बढ़ी है। 39 और 25, 5 और यहाँ पे जाएंगे 9 और 5, 14 का तो इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे, 25 बेस रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये जाएगा 4 बार, ये बन जाएगा हमारा 56। ऑप्शन नंबर ए, 56% से उसकी सेविंग है वो इंक्रीज हुई है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स 8% है, अगले 4 सालों के लिए 10% है, और उसके बाद मतलब 6 सालों के बाद, 1 मिनट वापस से इसे पढ़ लेते हैं। पहले 2 सालों के लिए 8% रहेगा, अगले 4 सालों के लिए 10% के हिसाब से चलेगा, और 6 साल के बाहर फिर ये 12% के हिसाब से चलेगा। अगर किसी व्यक्ति को इतने रुपए सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे मिले हैं 9 साल पे, हमें निकालना है कि इनिशियल उसका पैसा या प्रिंसिपल अमाउंट उसका कितना रहा होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है, अगर मैं प्रिंसिपल को पी मानूं, इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करता चलूंगा। टोटल 9 साल तक मुझे चलना है, तो पहले 2 सालों में तो 8%, तो 8 टू ज़ा 16, 2 सालों में 16% मिलेगा। फिर अगले 4 सालों में 10% के हिसाब से ये हो जाएगा 40%। टोटल साल कितने हो गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, मतलब 6 साल हो गए। अब बचे 3 साल, क्योंकि टोटल 9 तक मुझे चाहिए। बचे हुए 3 साल 12% के हिसाब से वो चलेगा, मतलब 36%। ये जो सम टोटल बनेगा, ये मेरा टोटल सम इंटरेस्ट है, वो किसके बराबर दिया है, 183,588.60, इसके बराबर दिया है। बस यहाँ से हमें प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना है। अब इसे सॉल्व करते चलते हैं। 6 दे देंगे तो 42, 42 में 10 जोड़ेंगे तो 52, उसमें 40 जोड़ेंगे तो 92। P मल्टीप्लाई बाय 92% है, 100 से डिवाइड कर देंगे, बराबर होगा इसके। तो एक काम करते हैं, 100 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसी स्टेप पे। तो ये मुझे देगा 183,588.60। अब 92 से मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं ऑप्शंस को टेस्ट करता चलूंगा एक एक डिजिट को लेते हुए। नॉर्मल तरीके से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 183,588.60, 92 से मुझे डिवाइड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता चलूंगा। अगर इसे दुगुना कर दूं तो ये मुझे देगा 18 और यहाँ से 4, तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जाएंगे एक बार 92, एक बार जाना है, तो ए और बी दो तो हमारे एलिमिनेट हो गए। माइनस करें तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ रहा है मेरा 9, ऊपर से एक 5 को खींच लेते हैं। अब 92 में कितनी बार जाऊँ, तो अगर मैं 10 बार चला जाऊँ तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, मतलब मुझे 92 कितनी बार जाना है, 9 बार लेके जाना है, तभी मैं सही वैल्यू पे पहुंचूंगा। इससे मुझे छोटा रखना है क्योंकि इसके बराबर ही है, इससे छोटा रखना है। तो ये हो जाएगा 18, 9 9 81, 828। तो 9 बार हम जाएंगे 828, 9 दोनों में आ रहा है, तो हमें आगे भी फिर इसे टेस्ट करते रहना पड़ेगा। 15 है और यहाँ पे 8 है, मतलब 7, ये बन जाएगा 90, मतलब 8, और ऊपर से कैरी इस बार आ जाएगा हमारा 8। वापस 92 देखूं तो 9 बार में 828 आ रहा है, इससे कम है, 10 बार में तो ज़्यादा चला जाएगा, तो वापस 9 बार में जाऊंगा। अब यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा, डी को मैं टिक कर दूंगा। जरूरी नहीं आपको पूरा ऐसे डिवाइड करना पड़े, जितने स्टेप तक आप यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वहां तक करते जाइए, अपने आप चीज़ें एलिमिनेट होती जाएंगी। अगला सवाल, वापस से अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2019 के सॉल्यूशन में हम इन्हें देख चुके हैं, सेम पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, और x माइनस 1/x मुझे 5 के बराबर दिया है, x 0 के बराबर नहीं है। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कुछ ना कुछ क्यूबिंग से रिलेटेड है ये, तो दोनों को मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x³ माइनस 1/x³
यहाँ से -5 ये न्यूमरेटर बन जाएगा। उसी तरह से एक्स क्यूब से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब -1 है, 1/x³ +7 ये वैल्यू मुझे मिली। मतलब मुझे x³ -1/x³ की वैल्यू मिल जाए तो एक्सप्रेशन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से, तो डायरेक्ट इसे हम कर सकते हैं। x³ रेड से मैं लिख देता हूँ, x³ -1/x³, इनको हमें क्यूबिंग करना है, तो 5 का क्यूब करेंगे 125 -3xy बनेगा, राइट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 3xy करना है, मतलब 3 × 5 15, ये मुझे देगा 140। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अब 140 -5 डिवाइडेड बाय 140 +7, ये बराबर होगा 135, और नीचे मुझे मिलेगा 147। अब ये किससे सिंप्लीफाई होगा? 5 3 8 1 9 यहाँ पे बन रहा है और 12 यहाँ पे बन रहा है, 3 से हो जाएगा। 4 बार जाएंगे तो 12, 5 बार जाएंगे 3 से यहाँ पे जाएंगे 4 बार, और ये हम 229 है तो 9 बार, 45/49। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है अलजेब्रा का, डिफिकल्ट नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में खासकर जो 19 वाले थे, सेम पैटर्न हमें दिख चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्री वाली है, और 30 60 45 90 यही सब दिया है, स्टैंडर्ड है। तो जो भी वैल्यूज हमें पता है वो हम लिखते चलेंगे। ऊपर अगर हम पहले सॉल्व करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होता है 1/2, मतलब ये देगा मुझे 1/4। मल्टीप्लाई करना है 10 60 देगा √3, माइनस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 60 ये होता है 1/2, तो 3/4 ये बन जाएगा। कॉस 30 होता है √3/2, उल्टा करना है तो 2/√3, और फिर उसका स्क्वायर करना है तो 4/3, ये सेकंड वाली टर्म बन जाएगी। डिवीजन में अगर अब हम देखें 4 कॉट स्क्वायर 45 तो ये देगा 4, माइनस कॉस 60 होता है 1/2 तो ये देगा 4, प्लस साइन स्क्वायर 60 3/4, प्लस कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 हमारा 0 के बराबर होता है, तो आगे की टर्म हमारी कैंसल आउट, अपने आप हट जाएगी वो तो। अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये तो आपस में हट जाएंगे, मतलब इस पोर्शन को हटा के सिंपली 1 लिख देंगे। 4 - 4 ये भी आपस में चला जाएगा, ये बचेगा √3/2, इतना पोर्शन यहाँ पे हमारा बचा। अब इसे अगर सिंप्लीफाई कर लें तो बराबर होगा √3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर था, 4 ऊपर चला जाएगा, इनके बाहर एक लग जाएगा 2, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, √3 - 2 मिलना चाहिए, नीचे 3 और 2, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। सारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी हैं, एंगल भी सारे 30 60 90 45 सुटेबल दिए हुए हैं। सॉल्व करते चलते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 देगा 1/2, मल्टीप्लाई करना है, ये हमें देगा √3/2 मतलब 3/4, माइनस साइन 90 होता है 1 तो 4, माइनस ये होगा √2 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2, डिवीजन में आएगा, ये हमें देगा 1, माइनस कॉट 30 होता है √3, स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 4 और 2 8, ये आपस में कट जाएंगे, ऊपर कितना बचेगा 3 - 6, 3 - 6 बचा है, तो इतने पोर्शन को हटा के ऊपर लिख देंगे -3, नीचे बचेगा -2, आंसर हमारा हो जाएगा 3/2, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, दो नंबर हैं ए और बी जो कि 5:8 के रेशो में है। अगर 5 दोनों में जोड़ दिया जाए तो नया रेशो ये बन जाएगा। नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे आराम से। 5x/8x ओरिजिनल नंबर है, दोनों में 5 5 हम अगर जोड़ दें तो नया रेशो बन जाएगा 2/3 के बराबर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15x + 15 बराबर होगा 16x + 10 के। 15 इधर आ जाएगा तो x, ये उधर जाएगा तो 5, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 5। उन्होंने बोला है कि सम ऑफ ए एंड बी निकालना है, तो
5 और 8 13, 13 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। अब हम चल रहे हैं अपने डी आई के सेट पर। व्हाट इज द रेशो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स? रेशो निकालना है पहली चीज, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना है सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो 1 2 3 4 5 ऑर्गेनाइजेशन है, मेल और फीमेल का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। एक तो एवरेज निकालना है फीमेल्स का और एवरेज निकालना है मेल्स का, सभी 5 ऑर्गेनाइजेशन में। सिंपल हमारा एवरेज निकालने का क्वेश्चन है। तो जो एवरेज की बिल्कुल डेविएशन जो मेथड होती है वो यूज़ करके हम अगर यहाँ पे यूज़ करें तो फटाक से हम इसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज एक एक टर्म को अगर हम ऐड करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर हमारा टाइम लग जाएगा। तो हमें डिवाइड करना है फीमेल के रेशो को मेल के रेशो से। तो पहले फीमेल के रेशो को देख लेते हैं, ग्रीन से हमारा आएगा। तो ग्रीन वाले अगर सब बार देखें, हाईएस्ट वैल्यू जा रही है 300, लोएस्ट जा रही है 125। तो मान लेते हैं कि फीमेल्स का जो एवरेज है वो है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 200। एज्यूम्ड एवरेज है। अब इस एवरेज के हिसाब से मैं निकालूंगा डेविएशन। तो यहाँ पे देखें 300 है, मतलब प्लस ऑफ 100 का डेविएशन है। यहाँ पे प्लस ऑफ ये 275 है, 45 ज़्यादा 75 ज़्यादा है, प्लस ऑफ 75। यहाँ पे 50 ज़्यादा है, प्लस 50। यहाँ पे बराबर है तो प्लस 0, उसे लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ पे 125 मतलब माइनस 75। कितना डेविएशन आ रहा है? इसे सिंप्लीफाई करें तो ये तो आपस में कट गए, ये बचा 150। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे मतलब 30, प्लस का 30 है। तो एवरेज वैल्यू एवरेज के टर्म में डेविएशन है प्लस ऑफ 30। एज्यूम कितना किया था? 200। मतलब फीमेल का जो एवरेज आएगा 200 प्लस 30, यहाँ साइड में मैं यहाँ पे लिख लेते हैं 230, ये आएगा उनका एवरेज। उसी तरीके से अब कैलकुलेट कर लेते हैं मेल के लिए। मेल्स के लिए अगर देखें, इसे मिटा देते हैं पहले। तो हाईएस्ट जा रहा है 325, लोएस्ट जा रहा है 150। 325 से 150, तो वापस से अगर यहाँ पे 200 ही मान लें, एज्यूम्ड एवरेज रहता है। इसे आप कुछ भी 300 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 150 भी ले सकते हैं, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। पर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का अप्रोक्सीमेट बीच में हम ले लेते हैं और कंफर्टेबल फिगर लेते हैं जिससे प्लस माइनस करना आसान हो। अब मेल्स के लिए देखें तो यहाँ पे आ रहा है 250, मतलब 50 ज़्यादा है, डेविएशन यहाँ पे आ रहा है। ये है 225, तो 25 ज़्यादा है। यहाँ पे 325, मतलब 125 ज़्यादा है। फिर यहाँ पे 275 है, 75 ज़्यादा है। यहाँ पे आ रहा है 150, तो 200 के हिसाब से 50 यहाँ पे कम है। तो ये 50 और ये 50 तो आपस में कट गए। ये दोनों 100, 200 और 225। ये तो डेविएशन आया, और 1 2 3 4 5 है टोटल, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 225 क्या था? वैल्यू की टर्म में डेविएशन था। 5 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? डेविएशन आ रहा है हमारा एवरेज की टर्म में। तो 5 से इसे डिवाइड करें, ये जाएगा 4 बार और फिर 5 बार, 45 पॉजिटिव का आ रहा है। 200 में 45 हम ऐड करेंगे, तो जो मेल्स का एवरेज है वो है 245। इसे बस अब हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। 5 से तो डिवाइड हो ही रहे हैं, तो पहले उसी से कर लेते हैं। 4 बार में जाएगा 20 और फिर 30 बनेगा तो 6। इसे 5 से करें तो ये हमारा जाएगा 4 बार, 45 हो जाएगा तो 9 बार, 46:49। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा करेक्ट। तो जब भी सारी वैल्यूज आपको दी हो और एवरेज वगैरह निकालने की बात हो तो हमेशा आपको यूज़ करना है इस तरह से डेविएशन मेथड। नॉर्मल तरीके से अगर प्लस प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक बार अगर आपने डेविएशन मेथड सीख ली तो एक तो एवरेजेस में भी काम आएगा, प्लस डीआई के जो सेट आते हैं जहाँ पे एवरेज वगैरह हमें निकालना होता है तो ये भी काम आएगा। अब देखिए कितना कम मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है एवरेज निकालने के लिए। और एज्यूम करिए नॉर्मल तरीके से अगर आप ऐड करेंगे तब आपको कितना टाइम लगेगा। इसलिए अच्छी मेथड्स को आप सीखिए और उन्हें इंप्लीमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट QRS? तो पहला तो एनरोलमेंट मुझे देखना है। इस सेट को अगर मैं DI के सेट को देखूं तो एनरोलमेंट है टोटल 7500 में, और पास्ड हैं टोटल 4000, और ये उनका अलग अलग ब्रेकअप दिया हुआ है। अब देखते हैं रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट QRS।
टू द रेशो, पहले ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड देखना है, किस में देखना है, क्यू आर और एस में देखना है। तो टोटल हैं कितने, 7500। तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं 7500 तो टोटल है, लेकिन हमें किसका चाहिए, क्यू आर और एस। तो क्यू आर और एस, एस और आर को जोड़ेंगे तो ये हमें देगा 30, और यहाँ पे 30 है मतलब 60%। तो यहाँ पे इसका अगर 60% निकालें तो क्यू आर एस हमारा मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर तो हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं रेशो किससे चाहिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड फ्रॉम क्यू आर और एस। इनसे पास्ड हमारे कैंडिडेट कितने होंगे, तो टोटल पास्ड कितने हैं, 4000। यहाँ पे लिख लेंगे 4000। अगेन क्यू आर एस मुझे देखना है, उनका कंबाइंड परसेंटेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो क्यू और एस तो मुझे दे देगा 48, और उसमें 18 और जोड़ देंगे 16, और यहाँ पे मिल जाएगा 6, मतलब 66%। ये हमारा रेशो हो जाएगा। परसेंट को आपस में काट देंगे, ये चला जाएगा 6 से, ये 10 बार, ये जाएगा 11 बार, 1 2, ये 0 कट जाएंगे, 1 0 से ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे मिल रहा है 75 ऊपर और नीचे 4 × 11 44, और तो ये कटेगा नहीं। ऑप्शंस अगर देखें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012 टू द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए। पहले अगर आप DI सेट देखें तो 10 11 12 13 14 तीन फ्लेवर दिए हैं ए बी सी, उनके यहाँ पे आपको नंबर दिए हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या क्या चीजें वो बोल रहे हैं। द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012, पहली लाइन तो ये हो गई। तो पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि सभी फ्लेवर्स का 2012 में एवरेज कितना होगा। तो 10 11 12, यहाँ पे इसका मुझे एवरेज निकालना है, 50 50 और 65। वापस डेविएशन अगर मैं देखूं और मान लूं कि 50 उसका एज्यूम्ड है, तो यहाँ से 0 डेविएशन मिलेगा इन दोनों से, यहाँ पे प्लस ऑफ 15 का डेविएशन मिलेगा। टोटल 3 टर्म्स हैं, मतलब यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ। एवरेज डेविएशन मैंने मान लिया कि 50 है 2012 में, यहाँ से डेविएशन 0, यहाँ से 0, यहाँ से कितना मिल रहा है 15 प्लस का, टोटल कितने 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे मतलब 5 पॉजिटिव का। तो 50 में 5 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो जो मेरी पहली टर्म है न्यूमरेटर में जो लिखना है वो है 55, इनका एवरेज निकलेगा 55। अब दूसरी पे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए 12 13 14 में हमें ए का एवरेज निकालना पड़ेगा। ए यहाँ पर है मतलब ब्लू में, 12 13 और 14 मतलब 50 देखना है, 45 देखना है और 75 देखना है। तो यहाँ पे एज्यूम्ड एवरेज जो है, वापस से अगर मैं यहाँ पे भी 50 को मान लूँ, तो यहाँ से डेविएशन हो गया मेरा 0, यहाँ से होगा डेविएशन -5, यहाँ से होगा मेरा 50 से देखें तो 25, 50 से 75 25 देगा, तो ये हो जाएगा 20। 3 से मुझे डिवाइड करना है। ए के लिए मेरा कितना निकला 50 प्लस 20/3, ये तो ए के लिए निकला है। इसका डिफरेंस मुझे किससे निकालना है, फ्लेवर सी से 12 13 14, अगेन इसका भी एवरेज है। तो सी वाला है हमारा येलो में। अब मुझे कौन सी वैल्यू देखनी है, 65 70 और यहाँ पे 80। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा एवरेज है, एज्यूम्ड एवरेज 65 70 और 80, 70 को मान लेते हैं। तो 65 से मुझे -5 का डेविएशन, 70 से तो 0 का, और 80 से मुझे मिलेगा +10 का डेविएशन। तो यहाँ से मिलेगा मुझे 5, 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब सी के लिए मेरा निकल रहा है 70 + 5/3। ये दोनों का ए का एवरेज और सी का एवरेज मुझे मिल गया। अब इनका मुझे डिफरेंस देखना है, तो ऑब्वियसली बात है सी जो है वो बड़ा है। तो 70 + 5/3 माइनस ये मुझे देगा 50, और फिर यहाँ पर भी -20/3, ये मुझे देगा 20, और 5 और ये मतलब -15/3 मतलब -5 होगा। ओवरऑल मुझे यहाँ से मिल गया ये 15। तो यहाँ पे ये 70 और 50 ने तो 20 दे दिया, -20 था, 3 और 3 बेस यहाँ पे सेम है, तो ये हो जाएगा -15, 3 से डिवाइड करेंगे मतलब 5 हो जाएगा, 20 में से 5 घटा देंगे हमें 15 मिल जाएगा। ये दोनों का यहाँ पे डिफरेंस निकला। तो
इससे इसी को हमें यहाँ पे डिवाइड करना था। 5 से करें तो ये जाएगा 11 बार, 5 से करें ये जाएगा 3 बार, 11:3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा हमारा करेक्ट आंसर। इस शिफ्ट का आखिरी सवाल, लेट x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज लेस देन 50 kg। तो x वो नंबर है स्टूडेंट्स का जिनका वेट 50 से कम है, और y क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका वेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है। तो y के केस में क्या है, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 60 के। x/y की मुझे यहां पे वैल्यू निकालनी है। अब इस अगर बार ग्राफ को देखें, x 50 से कम होने चाहिए। 50 से कम कहां पे आ रहे हैं, 50 तो यहां पे दिख रहा है, मतलब 40 से 45 तक के कितने हैं, 20 है, और 45 से 50 तक कितने हैं, 45 है। तो 50 से कम 50 से टोटल कम कितने हो जाएंगे, 45 + 20 65। ये बन गया मेरा न्यूमरेटर। अब y के लिए देखते हैं कि 60 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो 60 तक आने वाले तो यहाँ पे खत्म हो गए। इसके बाद कितने बचे, 40, और फिर यहाँ पे 5। दोनों को ऐड करेंगे 45। रेशो को सिंप्लीफाई कर दें, 5 से ये जाएगा 3 बार, 5 से ये जाएगा 9 बार, 13:9। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा मेरा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ओवरऑल अगर इस शिफ्ट की बात करें तो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हो सकता है आपको पहले राउंड में छोड़ने पड़े और बाद में आप सेकेंड राउंड में उसे बना पाएं। दूसरी बात, इस तरह के जो डेटा हमें दिया हुआ है जहाँ पे भी एवरेज वगैरह पूछा जाता है, हमेशा आपको डेविएशन मेथड का यहाँ पे यूज़ करना है। तीसरी बात, सीपीयू के कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऐसा था जो यहाँ पे डायरेक्ट रिपीट हुआ था। आपको सीपीओ भी देखना है, सीएचएसएल भी देखना है, और सीजीएल, खासकर 18, 19 और ये जो 20 वाला पेपर चल रहा है, ये तीनों के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको डेफिनेटली देखने हैं। आगे भी इसी तरह के पैटर्न रिपीट होने की काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो सेकंड शिफ्ट के पेपर को हमने देख लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे 13 अगस्त के थर्ड शिफ्ट वाले पेपर को। तो एक बार आप अपने से ट्राई कर सकते हैं पेपर को, बाद में फिर आप इस सॉल्यूशन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।